नए विधेयक आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने जेपीसी में भी भेजा है। 30 दिनों से ज़्यादा अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हिरासत में जाता है और उसे पद से हटाया जाएगा। आपने कहा कि क्लॉज ज़रूर गंभीर होने चाहिए, लेकिन इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी, क्या इस सिद्धांत को ये उलट नहीं जाता इससे? देखिए, सीधे सवाल से मुझे नहीं लगता कि आप बिल की स्पिरिट के साथ न्याय कर पाएगी। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि 130वां संशोधन क्या है। 130वें संशोधन में ये संविधान संशोधन है। इसमें हमने एक प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर अरेस्ट होते हैं और 30 दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मंत्री के केस में उनको उनके स्थान से मुक्त करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो अपने आप कानूनन वो मुक्त हो जाएंगे। ये प्रावधान 130वें संवैधानिक संशोधन में हमने किया है। अब सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं, संसद के अंदर चुनी हुई सरकार कोई भी विधेयक लाए या संवैधानिक संशोधन लाए, इसको सदन के सामने रखने में क्या विरोध हो सकता है। जबकि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इसको हम दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपेंगे। वहां आप आपके विचार व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा, जब इस पर मतदान हो तब आप आपका मत व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन है तो 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, जो आपके पास नहीं है या नहीं है वो तो उस वक्त सिद्ध होगा। परंतु उस वक्त आप अपना विचार भी रख सकते हो और वोट भी कर सकते हो। किसी भी सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है क्या? देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन बहस के लिए है या शोरगुल और हल्ले के लिए है? मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। जो मैनर ऑफ प्रोटेस्ट है उसके बारे में मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन ये जो गंभीर आरोपों का जो दायरा है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि गंभीर आरोप क्या है? स्पष्ट कर सकती है क्या? हाँ, तो वही मैं आपसे तो जरा पूछिए आरोप। तो क्या आरोप हो सकते हैं? कैपिटल मतलब मर्डर, रेप, ऐसे वाले जो नहीं, पहले विपक्ष का इस बिल में विरोध क्या है वो तत्वतः आप बता सकती है क्या? इसका मूल विरोध का कारण जो विपक्ष ने मीडिया को समझाया होगा, हाँ, वो आप हमें बताइए। तो वो तो कह रहे हैं कि आप इस बिल के जरिए आप जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिनके पास मैंडेट है और जिनका जनाधार से कनेक्शन है, आप उसको उलट रहे हैं और आप 30 डेज में आप बेल नहीं मिलेगा तो वो हट जाएंगे। और ये तो इट इज लाइक पॉलिटिकल सुसाइड या पॉलिटिकल मर्डर। देखिए, इस देश में आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है। प्रधानमंत्री भी एनडीए के हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। मैंने जो सुना वो कह रहे कि आपके लोगों के सामने एफआईआर नहीं होती है। ये जनता को गुमराह करे। उनको मालूम है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से कोर्ट के सामने जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इनके खिलाफ एफआईआर करो। अगर ज्यादा ही गंभीर मामले हैं तो कोर्ट मॉनिटर भी करती है। इसमें पक्ष विपक्ष कहां आता है? ये एक सेकंड, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। इसमें पक्ष विपक्ष नहीं आता है। और दूसरी बात, इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है।
अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। मैं एएनआई के माध्यम से देश की जनता को और पूरे विपक्ष को भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। हम मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। जब आपके पास सदन में बहुमत होता है, एक मुख्यमंत्री को किसी भी कारणसर जेल में जाना पड़ा, 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, तो अब वो पदमुक्त हो जाएंगे, परंतु उनका बहुमत तो बना रहेगा। जैसे ही मुक्त होंगे वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। गंभीर आरोप होते हैं इन लोगों के खिलाफ, वो उनको साबित करने के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए इतना वक्त लग जाता है। आप जैसे जो डेमोक्रेसीज हैं, बाकी डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे क्या होता है कि वो हट जाते हैं और फिर वापस आते हैं। यहाँ पे तो जेल में डाल देते हैं। देखिए, जेल में डालने का जो प्रावधान है वो एनडीए सरकार ने नहीं बनाया है, वो सालों से यहां चल रहा है। दूसरी बात कि ये जो आपने कहा कि गंभीर आरोप की व्याख्या क्या होगी, तो उसमें हमने व्याख्या कर दी है कि 5 साल से ज्यादा सजा का जहां प्रावधान है वहां पर उनको पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छुटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना है, मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है? पर दोष के ऊपर कैसे कर सकते हैं? पहले मैं आपको सीधी तो हो जाए ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी भारत के जन प्रतिनिधित्व कानून जो है उसके अंदर प्रावधान है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 साल या इससे अधिक समय के लिए सजा होता है तो वो अपने स्थान से मुक्त हो जाएंगे सांसद के रूप में। अब उस पर हाई कोर्ट की अपील बाकी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की अपील बाकी है, मगर एक मॉरल ग्राउंड तय करने के लिए कानून आजादी मिली तब से बना है। इस पर भी आर्गुमेंट होता है कि भाई वो हाई कोर्ट से छूट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएंगे, क्योंकि अपील फाइनल नहीं हुई है। तो जैसे ही छूटते हैं उनकी सदस्यता रिवाइव हो जाती है। कई सारे लोगों की सदस्यता समाप्त हो गई और तुरंत रिवाइव भी हुई, ऊपर से सजा का स्टे मिलने के बाद। केजरीवाल जो थे उनका भी ऐसे ही हुआ था, बेल मिला और फिर उसके बाद वो वापस आ गए। क्या यही होने वाला है हर नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर के साथ? तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, नॉन बीजेपी बीजेपी छोड़ दीजिए, दोनों के लिए समान कानून है, परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए, और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, और सरकार के सचिव, डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे। ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? अलग अलग मुद्दों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने एनआई के साथ खास बातचीत में क्या कहा, सुनिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और मैं आज जो कांग्रेस पार्टी इसका मुखर कर विरोध कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी के एक स्टैंड को ही मैं कह रहा हूं। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई, मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हो।
तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को। और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? 3 चीजों से ये सारे आरोप खारिज हो जाते हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को इसमें डाला है। एक जमाने में कांग्रेस 39वां संविधान, प्रधानमंत्री ने डाला है, पहले नहीं थे क्या प्रधानमंत्री? ना, पहले तो प्रोविजन ही नहीं था। तो जब कानून ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने खुद डाला अपना? हाँ, खुद डाला है। पहले 39वां जो संशोधन था, इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है चुनावी मुकदमों का एक संविधान संशोधन लेकर आई थी। वो खैर कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी की नैतिकता का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में जाएगा तो उसको इस्तीफा दे देना। का यही कहना है कि आप हमेशा कह रहे हैं, इस बिल को लेकर कह रहे हैं कि जुडिशरी डिसाइड करेगा, जुडिशरी, लेकिन जुडिशरी में सारे केसेस इतनी लंबे तौर पर विलंबित होते हैं, नहीं चलते हैं। और एक सेकंड, जुडिशरी में बेल के केस कभी भी, मेरे अलावे किसी भी बेल का केस सुप्रीम कोर्ट में 5 दिन से ज्यादा नहीं चला है। गिल्टी साबित हो गए ना, अगर आपको इस्तीफा देना है, फिर से इलेक्शन लड़ना है, ऐसा है। इसके पहले कितने स्टेज आते हैं पहले आप जान लीजिए। सबसे पहले एफआईआर होती है और सीबीआई है तो पीई होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। एफआईआर होती है, एफआईआर पर आप स्टे ले सकते हो। हाँ। उसके बाद में आपकी पूछताछ होती है, इस पर भी स्टे ले सकते हो। इसके बाद में आपका समन निकलता है, उसके बारे में भी आप स्टे ले सकते हो। और अरेस्ट पर भी स्टे लेते हो, और अरेस्ट होती है तो फिर जमानत के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। ये 5 स्टेज आते हैं, रातों रात कुछ नहीं होता। मगर करप्शन में अगर आकंठ आप डूबे हुए हैं तो फिर तो अरेस्ट भी होगी, जेल में भी जाना पड़ेगा, इस्तीफा भी देना पड़ेगा। फिर भी अगर बाद में जमानत होती है तो आप फिर से शपथ ले लो भाई। इससे एक एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर कह लीजिए, जो भी एक अधिकारी को नहीं मिल जाता कि प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सीनियर हो जाता है वो। जी, आप ऐसे बात करिए जिसमें जैसे इस देश में कोई कोर्ट ही नहीं है। बट कोर्ट में डिलेज होते हैं ना सर। ये कानून आने के बाद नहीं होंगे, क्योंकि कोर्ट को तुरंत इंटरवीन करना पड़ेगा। किसी चुने हुए प्रतिनिधि को खारिज करने का प्रावधान हुआ है। मैं तो उल्टा कहता हूं, इससे यस और नो जो होना है वो जल्दी हो जाएगा। तो प्रेशर कोर्ट्स पे होगा डिक्लेयर करने के लिए? प्रेशर होगा ये कहना ठीक नहीं है। हाँ। मगर हमारी कोर्ट भी, पर उसी सुनिए ना, हमारी कोर्ट भी कानून की गंभीरता को समझती है। जब 30 दिन के बाद पद छोड़ना है तो वो उसके पहले इसका फैसला करेगी कि बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हाईकोर्ट में जब केस गया कि श्री केजरीवाल जेल में है, तब उनको वहां से इस्तीफा देने चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से मानते हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए मॉरल ग्राउंड पर, परंतु अभी के कानून में कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, अब कानून में प्रावधान हो गया। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। लाल कृष्ण अडवाणी जी ने दिया था, येदुरप्पा जी ने दिया था, ईश्वरप्पा जी ने दिया था,
जॉर्ज फर्नांडिस जी ने दिया था, कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए हैं। कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चलाई। इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में। जब वो छूट कर आए तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब इसका हमने कानूनी प्रोविजन किया है, क्योंकि जब पहले कानून बने होंगे, संविधान बना होगा, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता का कल्पना नहीं करा होगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और अंदर से मुख्यमंत्री बना रहेगा। खैर, अब ऐसी घटनाएं हुई है रिसेंट पास्ट में, तो हमें हमारी नैतिक मूल्यों के स्तर को गिरने नहीं देना चाहिए। एक कानून नैतिक स्तर के मूल्यों को एक आधार देगा और इससे हमारा लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत होगा। ये फिर वही पॉलिटिक्स की बात हो गई ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इतने सारे राज्य हैं जहां पर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन वो तो टारगेट में नहीं होंगे। वो तो कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां के चीफ मिनिस्टर्स को आप टारगेट बनाएंगे, खासकर ये जो इंडिया अलायंस के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं। देखिए, मैं अभी भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित जो राज्य हैं वहाँ कोई भी करप्शन या हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ केस है, उनका आरोप मान लीजिए, मानने के लिए ये फर्जी आरोप है, मगर एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि कानून का काम नहीं करेगा, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट के सामने जा सकता है और कह सकता है कि इनके सामने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दीजिए। और जब उनकी सरकार थी और वो ऐसा करते थे, तब बहुत सारी जांच कोर्ट के आदेशों से शुरू हुई है। यूपीए 2 में कम से कम 12 केस में गिना सकता हूं, जहां कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई की जांच हुई है और सारे लोग फंसे हैं। पर वो उस टाइम तो उनकी सरकार थी, अभी आपकी सरकार है। वो कह रहे हैं कि चाहे डीएमके हो या आम आदमी पार्टी हो, आप सबके नेताओं को आप जेल में डाल देंगे। ऐसे नहीं हो सकता है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट तुरंत इंटरवीन करेगी अगर इसके अंदर एफआईआर के अंदर या अरेस्ट के अंदर तत्व नहीं है तो।